ये 7, 9 और 10 पलक झपकते ही पूरे तरीके से होंगे तुम्हारी ग्रिप में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इसका नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 5 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग करना सिखाता है। कौन कौन सा? किसी एसेट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए आपको अपना घर बनवाना है, ठीक है सर, तो आप बन जाओगे कौन? आप बन जाओगे कौन? कॉन्ट्रैक्टी। और जिस व्यक्ति को आप ठेका दोगे घर बनाने का वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर, हिंदी में बोले तो ठेकेदार। कॉन्ट्रैक्टर और तुम कॉन्ट्रैक्टी, ठीक है सर। तो तुम्हारा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना एसेट बनाने का, हाँ, उस पर ये 7 लगेगा। और तुम्हारे अकाउंटिंग क्या होगी ये नहीं सिखाता ये 7, उस ठेकेदार उस कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में क्या होगी अकाउंटिंग ये सिखाता। अच्छा 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 अच्छा। इसी प्रकार से अगर आपने आर्किटेक्ट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है नक्शा बनाने के लिए, ठीक है सर, या एसेट बनाने की बजाय एसेट को तोड़ने का, पुराने घर को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो भी ये 7 में ही आएगा। अगर एसेट की कंस्ट्रक्शन की देखरेख के लिए आपने कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पर भी AS7 लगेगा। और इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट पर भी AS7 लगेगा। 5 पर लागू होता है। ठीक है सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। हाउ टू फाइंड प्रॉफिट ऑन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर एनम। सालाना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कि भैया साल का कितना प्रॉफिट बन रहा है। मैंने बताया ना, अभी कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसने तुमसे, वो तुम्हारे लिए एसेट बनाएगा। एसेट बनाने के बदले में वो क्या करेगा? तुम्हें पैसे लेगा तुमसे, कुछ प्रॉफिट कमाएगा। तो उसकी बुक्स में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? ये रहा फॉर्मूला। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस कर दो। ठेकेदार को जो कमाई हो रही है उसमें से जो उसका खर्चा हो गया वो माइनस कर दो। कमाई माइनस खर्चा इक्वल टू प्रॉफिट, सीधी बात है। लेकिन सर पर एनम निकालना होता है ना हर साल का। हाँ, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा पर एनम और कॉस्ट कैसे निकलेगी पर एनम, बता देता हूँ प्यारे बच्चों। कॉस्ट इनकर्ड इन करंट ईयर क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। जिस भी साल का कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट क्वेश्चन मांगेगा उस साल का आपको बता देगा कि उसकी कितनी कॉस्ट लगी थी, उसका खर्चा कितना हुआ था। ठीक है, आपको सालाना रेवेन्यू निकालना है बस। कैसे? मान लो आपने उसको बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है सर, आपने उससे कहा हम तुझे बिल्डिंग बनाने के 10 लाख रुपए देंगे, ठीक है सर, और काम कंप्लीट होगा 2 साल में, ठीक है सर, ठीक है सर। तो मान लीजिए अभी पहले साल का रेवेन्यू निकाल रहे हो आप, वो कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू 10 लाख में से मल्टीप्लाई कर दो जितने % काम पहले साल के आखिरी दिन तक कंप्लीट हो चुका है बिल्डिंग का। टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड। ठीक है भाई, टोटल रेवेन्यू मिलने वाले हैं 10 लाख रुपए, उसमें से पहले साल जितने % काम कंप्लीट हो गया उसकी मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही पहले साल का रेवेन्यू है। बचा हुआ काम जो सेकंड ईयर में कंप्लीट होगा उतना रेवेन्यू सेकंड ईयर में रिकॉर्ड होगा। अब सर ये कैसे पता चले कि कितने % काम कंप्लीट हो गया? इसके 3 तरीके हैं। पहला फिजिकल प्रोपोर्शन मेथड, मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, पहले साल 3 कंप्लीट हो गए तो 3/5 यानी 60% काम कंप्लीट हो गया। दूसरा सर्वेयर को बुला लो यानी क्वेश्चन तुम्हें खुद बता देगा। और तीसरा कॉस्ट इनकर्ड मेथड, मान लीजिए 2 साल के अंदर ठेकेदार की जेब से लगने वाले थे 6 लाख रुपए, जिसमें से पहले साल खर्च हो गए प्यारे बच्चों 2,40,000 रुपए, तो 2,40,000 खर्च हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल 6 लाख में से, यानी कॉन्ट्रैक्टर का 40% काम कंप्लीट हो गया। तो 3 में से किसी भी एक मेथड से आप निकाल सकते हो। कब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंगल प्रॉफिट मानकर ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे? जब 3 शर्तें पूरी होंगी। जैसे मान लो आपने एक से ज्यादा काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, आपने घर भी बोला, आपने बोला स्विमिंग पूल भी बना दे साथ में, आपने बोला थिएटर भी बना दे हमारे लिए एक, और क्रिकेट ग्राउंड भी बना दे, 3-4 काम दे दिया आपने उसको। तो उन 3-4 कामों के लिए उस ठेकेदार का सिंगल प्रॉफिट निकालोगे या अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रॉफिट निकालोगे? AS7 ये भी बताता है कि चारों कामों का सिंगल प्रॉफिट ही निकालेंगे अगर 3 शर्तें पूरी हैं। नंबर 1 सिंगल प्राइस, आपने चारों कामों का उसको एक ही प्राइस कोट किया है, प्लस दूसरी शर्त चारों काम साथ साथ चलेंगे, बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड और मल्टीप्लेक्स साथ में बनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि पहले एक कंप्लीट होगा फिर दूसरा शुरू होगा, साथ में बनते रहेंगे। प्लस ये सब आपके एक सिंगल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तीनों शर्तें पूरी तो एक ही प्रॉफिट निकलेगा, एक भी टूटी तो प्रॉफिट फिर अलग अलग निकलेगा चारों कामों के लिए। ठीक है सर। 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये 7 में, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने ठेकेदार से कह दिया भाई बिल्डिंग बना दे, तुझे इतने रुपए मिलेंगे, फिक्स, काम खत्म। दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार बोलता है जितनी मेरी लागत लगेगी उसमें मुझे प्लस 25% ऐड करके दे देना। जब शुरू में पता नहीं होता कितना खर्चा होने वाला है, ठेकेदार तब ये वाला कॉस्ट इनकर्ड वाला मेथड लगाता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है अभी मुझे नहीं पता मैं कितने पैसे मांगू तुमसे,
मेरी जो भी 2 साल में लागत लगेगी उसमें मुझे 25% ऐड करके दे देना, तो वो सेफ हो जाता है। ठीक है सर। उसके बाद इससे पहले AS7 में तुम रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, 2 शर्तें पूरी हो जानी चाहिए। 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका काम कंप्लीट होगा ही होगा, प्लस 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस व्यक्ति से तुमने ठेका लिया है यानी तुम ठेकेदार को पेमेंट कर दोगे। अगर दूसरी शर्त टूटती है तो रेवेन्यू पोस्टपोन होगा, पहली टूटती है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा अप टू रिकवरेबल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, आपने शुरू में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था, बाद में अनसर्टेनिटी आई है रिकवरी में, बाद में बेईमानी आई है कॉन्ट्रैक्टी के मन में, तो प्रोविजन बनाओगे। रिकॉर्डेड रेवेन्यू को रिवर्स नहीं करोगे, प्रोविजन बनाओगे। कॉस्ट फॉर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से एसेट साइड शो होती है बैलेंस शीट में, कॉन्ट्रैक्टर की बैलेंस शीट में, और एस्केलेशन क्लॉज और इंसेंटिव भी रेवेन्यू में शामिल होता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सर इतने अच्छे नोट्स हैं, हमें कैसे मिलेंगे? PDF ले लो बहुत जल्दी और मेरी ये वीडियोस देख लेना, 29 के 29 यूँ रिवाइज हो जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले लेना। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन 5 चीजों से होने वाले रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना सिखाता है। कौन सी हैं वो 5 चीजें? रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, रेवेन्यू फ्रॉम रॉयल्टी, रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड। सामान बेच करके, सर्विस प्रोवाइड करके, या इंटरेस्ट, रेवेन्यू और डिविडेंड कमा के, इन 5 जगहों से जो कमाई होती है, रेवेन्यू होता है, उसको कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं AS9 सिखाता है। पहली बात अगर रेवेन्यू कैश मिल रहा है तुम्हें या उधार है, अभी AS9 में सब आएगा, ठीक है। इन काइंड मिल रहा है वो भी आएगा, ठीक है। दूसरी बात AS9 के हिसाब से रेवेन्यू में ये बाद में बात करेंगे। सेल ऑफ गुड्स का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना सिखाता है AS9। वो कहता है, AS9 कहता है सेल ऑफ गुड्स से आने वाले रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करोगे जब 4 शर्तें पूरी हो जाएंगी। पहला, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, सेलर का कोई कंट्रोल नहीं है गुड्स के ऊपर, और बायर से पैसा मिल जाएगा, इस बात के पूरे चांस है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। चारों कंडीशन जब पूरी होंगी तब रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करोगे। अगली बात, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस को कब रिकॉर्ड करेंगे? 2 तरीके हैं, एक तो प्रोपोर्शनेट मेथड, एक कंप्लीशन मेथड। अगर आपकी एक से ज्यादा सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो प्रोपोर्शनेट मेथड लगाएंगे, जितने % सर्विसेज कंप्लीट होते जा रही है उतना % रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे ईयर वाइज। और अगर एक ही सर्विस है तो जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी तब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, यानी कंप्लीशन मेथड फॉलो करेंगे। इंटरेस्ट से होने वाले रेवेन्यू को टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, रॉयल्टी से आने वाले रेवेन्यू को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, और डिविडेंड से आने वाले रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करते हैं व्हेन राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। अगर अनसर्टेनिटी है कि बायर से पैसा नहीं मिलेगा तो पोस्टपोन कर दो रेवेन्यू को, रिकॉर्ड ही मत करो। लेकिन अगर पहले रिकॉर्ड कर दिया था, बाद में अनसर्टेनिटी आई है, बायर पैसा नहीं देगा, धोखा दे रहा है, तो प्रोविजन बनाओ। आपको क्या डिस्क्लोज करना होता है AS9 के हिसाब से? अगर रेवेन्यू पोस्टपोन हुआ है तो क्या कारण, किन सर्कमस्टांसेस, किन हालातों की वजह से हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट रेवेन्यू में नहीं आता है, कैश डिस्काउंट रेवेन्यू का पार्ट बनता है। अगर आपने गुड्स बेच दिए हैं, बिल भी बन गया है, लेकिन बायर कह रहा है अभी अपने पास रख लो, 2 दिन बाद उठा लूंगा, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, डिलीवरी डिले हो गई बायर के कहने पर, तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है आप रेवेन्यू उसी दिन रिकॉर्ड कर दोगे अपनी बुक्स में। ओके सर जी। AS9 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू पे नहीं लगेगा क्योंकि उस पे AS7 लगता है, गवर्नमेंट ग्रांट के रेवेन्यू पे नहीं लगेगा क्योंकि उस पे AS12 लगता है, लीजेस के रेवेन्यू पे नहीं लगेगा क्योंकि उस पे AS19 लगता है, और इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू पर क्योंकि उस पे एडा लगता है। ओके सर। अगर आप एजेंट हो, आप किसी से सामान लेते हो, बेच देते हो, पैसे लेते हो, आगे पहुंचा देते हो, आपको मिलता है बदले में कमीशन, तो आपके रेवेन्यू में केवल कमीशन वाला पार्ट आएगा। ओके सर जी। उसके बाद आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई भी आइटम जो 3 शर्तों को पूरा करे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाता है, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लग जाता है। वो आइटम टेंजिबल है, प्लस उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, प्लस उसे बिजनेस में यूज करने के लिए रखा हुआ है। तीनों शर्तें पूरी, वो PPE बन जाएगा, उस पर AS10 लग जाएगा। ठीक है सर। अब PPE 2 तरीके से तुम्हारे पास आ सकती है, या तो खरीद लो या खुद बना लो। चाहे खरीदा है चाहे खुद बनाया है, इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन यानी बैलेंस शीट डेट पर PPE को हम किस वैल्यू पर लिखें, उसके लिए 2 मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल वही तुम्हारा 11th क्लास वाला, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और बची हुई वैल्यू को बैलेंस शीट में लिख दो, इसे कॉस्ट मॉडल कहते हैं। याद रखना, डेप्रिसिएशन रेडी टू यूज की डेट से लगाओगे, ना कि पुट टू यूज की डेट से। डेप्रिसिएशन कंपोनेंट बेसिस पर लगता है, और डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के नाम से सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। 2 नंबर का MCQ बन सकता है। ओके सर। कंपोनेंट बेसिस का क्या मतलब है? पूरा एरोप्लेन है तो पूरे एरोप्लेन पे एक साथ डेप्रिसिएशन नहीं लग जाएगा, उस एरोप्लेन में बहुत सारे PPE जुड़े हुए हैं, इंजन, टायर, फर्नीचर, सीट, स्टील, तो उनसे अलग 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 लगेगा सब पे। ठीक है सर। और AS10 वेस्टिंग एसेट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एनिमल यानी लाइव स्टॉक पर नहीं लगता है। आखिरी बात, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल में
आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, मतलब बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो पहली बार, और पता चला वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री होगी पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। दूसरी बार पे भी वैल्यू बढ़ गई, एंट्री पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। पर मान लो पहली बार वैल्यू बढ़ी थी और तुमने एंट्री पास करी थी पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, दूसरी बार में वैल्यू घट गई तो एंट्री रिवर्स कर दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीपी। और मान लो पहली बार में इतनी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई थी जितनी दूसरी बार में घट गई है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगला केस, पहली ही बार रिवैल्यूएशन में वैल्यू घट जाए तो एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीपी, दोबारा में भी घट जाए तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीपी। लेकिन मान लो पहली बार में वैल्यू रिड्यूस हुई थी, तुमने एंट्री करी थी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पीपी, और दोबारा में वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री रिवर्स कर दो, पीपी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब मान लो पहली बार में इतनी रिड्यूस नहीं हुई थी जितनी दोबारा में बढ़ रही है, तो जो डिफरेंस है वो टू रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से आ जाएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बाकी के बचे हुए एएसबी आने वाले हैं, बुक ले लो और कमेंट करो अब की बार सपने साकार। धन्यवाद बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, टेक केयर।